नमस्कार दोस्तों। पॉलिटी के इस लेक्चर में जिसमें हम प्रधानमंत्री के बारे में समझने वाले हैं कि संविधान में हमारे क्या क्या उल्लेख किया गया है, किस किस आर्टिकल में है और किस किस आर्टिकल से क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सभी कुछ इसमें डिस्कस किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप सभी लेक्चर देख सकते हैं जिसमें मैंने कि प्रियम्बल है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और अपने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सब कुछ बता के रखा हुआ है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से और काफ़ी डिटेल में। और आज हम इस वीडियो पर सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे प्रधानमंत्री के ऊपर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री का उल्लेख आखिर कहाँ कहाँ मिलता है। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 74 से, है ना। आर्टिकल 74 हालांकि मैंने पढ़ाया है राष्ट्रपति में, तो मैंने वहाँ पर भी यही बताया था और यहाँ पर भी यही है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती है और इस मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है, हेड होता है, वो प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रपति को इसी मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करना होता है। ठीक है दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते ही हैं, है ना। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती है, ये सहायता के लिए बनाई गई है। अब मंत्री परिषद बनाई गई है तो इसका कोई हेड भी होना चाहिए, तो इसका हेड बनाया गया प्रधानमंत्री साहब को। ठीक है, और यही मंत्री परिषद की सलाह पर ही वो काम करते हैं। ठीक है, ये बातें लिखी हुई 74 में। ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। तो आपको ध्यान ही रखना है कि मंत्री परिषद किस आर्टिकल में लिखा है, तो वो 74 में है, ये ध्यान रखिए। अब बात आई कि मंत्री परिषद का हेड प्रधानमंत्री है, तो फिर उसके लिए भी कुछ होना चाहिए। तो मंत्री परिषद का जो हेड है प्रधानमंत्री, उसकी नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। इस बात का उल्लेख मिलता है आपको आर्टिकल 75 में। ठीक है, मंत्री परिषद का उल्लेख मिलता है 74 में और उसके, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है ना कि पीएम हेड होंगे, तो पीएम की भी तो नियुक्ति करनी पड़ेगी, तो उसके लिए कोई आर्टिकल होना चाहिए। तो आर्टिकल 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करेंगे। ये बात क्लियर होगी दोस्तों। हाँ, लेकिन याद रखिए, ये नियुक्ति पीएम की करते हैं। पीएम एक पद जिसे कहते हैं, है ना। आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि सभी पहले जितने भी लोकसभा के चुनाव होते हैं ना, लोकसभा के चुनाव में हम जब वोट डालते हैं प्रत्यक्ष रूप से, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इसे कहते हैं, है ना। जब भी आम पब्लिक डायरेक्ट वोट देती है तो फर्स्ट पास द पोस्ट होता है। इसका मतलब सीधा सा ये होता है कि जिस भी पार्टी को ज़्यादा वोट मिलेंगे वही जीतेगी, जिस भी बंदे को ज़्यादा मिलेंगे वही जीतेगा, ये इसका मतलब होता है। तो लोकसभा में जब आप इन्हें चुन चुन करके भेज देते हैं तो वो सभी के सभी नेता होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर लोकसभा में गए हैं चुन करके तो लोकसभा के नेता हैं, और जो लोग राज्यसभा में चुन करके जाते हैं वो लोग होते हैं राज्यसभा के नेता। ये बात क्लियर होगी। अब ये नेता बनेंगे मंत्री। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, ये नेता बनेंगे मंत्री। इन्हीं नेताओं में से मंत्री बनेंगे। कौन मंत्री बनेंगे? जो बहुमत लेकर के आई होगी पार्टी, उस दल के, है ना। आपको मालूम है ना कि लोकसभा में ही जो है सरकार बैठती है, तो कितना होते हैं मंत्री, कितने होते हैं मंत्री परिषद, यानी मंत्री मतलब मंत्री परिषद कितने हो सकते हैं? लोकसभा की जितनी सीटें हैं, जैसे मान लीजिए 545 है अभी, है ना, 545 है, 545, तो 545 का 15%, है ना, आप निकाल लो, 15% ही सिर्फ मंत्री परिषद हो सकती है। इसका मतलब समझ गए? यानी मान लो 545 नेता चुन के गए, तो 545 में से आप मान लो कि 15% नेता जो है वो मंत्री परिषद बन सकते हैं, और उन्हीं 15% में आते हैं प्रधानमंत्री भी। ठीक है ना, ये भी मंत्री है। देखिए ध्यान से, मोदी जी एज अ नेता सिलेक्ट हुए हैं लोकसभा में, लेकिन उनकी पार्टी बहुमत में है, इसलिए उनके पास ये अधिकार है कि वो जो है अब मंत्री बन सकते हैं वहाँ पे, है ना। जो मंत्री नहीं है वो बाकी सारे नेता होते हैं, उन्हें आप सांसद कहते हैं, ये बात ध्यान रखिए। सांसद ये लोग भी हैं, लेकिन बस ये लोग बहुमत में, इसलिए अब ये मंत्री भी बन सकते हैं, है ना। मंत्री बनने का मतलब आप सभी जानते हैं कि अलग अलग, भाई जैसे रेलवे है ना, वित्त है, विदेश है, इस तरह के रक्षा सुरक्षा, इन सब के ऊपर जो मंत्रालय होते हैं उनको लेने का अधिकार इनके पास आ जाता है। ये बात क्लियर होगी दोस्तों। अब मैंने आपसे जब कहा कि ये जो पीएम है, या ये जो रक्षा मंत्री है, ये जो हमारे गृह मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, रेल मंत्री हैं, आप ये सभी जानते हैं। आखिर ये रेल मंत्री हैं, तो क्या हमने इन्हें रेल मंत्री सेलेक्ट किया था? नहीं, हमने इन्हें सांसद की तरह, है ना, एक सांसद बनने के लिए हमने इन्हें चुना। तो हमने पीएम को भी एक सांसद चुना है, रक्षा मंत्री को भी एक सांसद, हमने सांसद चुना है। लेकिन बस ये लोग हमारे वोट की वजह से बहुमत में आ गए, तो अब ये लोग नए नए पद ले रहे हैं कि भाई, बहुमत दल के नेता ने बोल दिया कि भैया हम मंत्रियों में भी, हमारे सबसे बड़े मंत्री प्रधानमंत्री हमारे मुखिया रहेंगे। प्रधानमंत्री ने फिर कहा कि ठीक है, अगर मैं प्रधानमंत्री तो मैं चाहता हूँ ये आदमी रक्षा मंत्री बने, ये आदमी वित्त मंत्री बने, ये आदमी विदेश मंत्री बने। ऐसे करते करते, समझ गए ना। तो ये पूरे दल जो जीत जाता है वो अपने मुखिया को चुनता है, फिर मुखिया अपने मंत्रियों को चुनते हैं अपने दल में से कि कौन कौन बनेगा। और याद रखिए, 15% से ऊपर मंत्री परिषद नहीं जा सकती है ना। इतना ध्यान रखिएगा, इतनी लिमिट रखी गई है। अब आप ये सोचोगे कि मैं इतना डिटेल में आपको क्यों बता रहा हूँ। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि आपने उन्हें जब सांसद, यानी कि सांसद के रूप में सिलेक्ट किया हुआ है ना। तो अब देखिए, ये सारे के सारे जब मंत्री बनते हैं तो सिर्फ मंत्री
बनने की शपथ खा सकते हैं ये। अब कोई भी मंत्री अगर प्रधानमंत्री बनता है, रक्षा मंत्री बनता है या फिर गृह मंत्री बनता है, तो ये नहीं होगा कि वो जिस विभाग का मंत्री बन गया, कि जैसे मान लीजिए रक्षा मंत्री के भाई राजनाथ सिंह है, तो राजनाथ सिंह मालूम चल रहा है कि रक्षा विभाग का कोई कसम खा रहे हैं, या गृह मंत्रालय अमित शाह जी संभाल रहे हैं तो वो गृह मंत्रालय कोई अलग से कसम खाएंगे। नहीं, जब वो मंत्री बनते हैं तो बस वो मंत्री की ही शपथ खाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री भी एज अ मंत्री ही शपथ खाएंगे। उनको प्रधानमंत्री पद पर जाने की कोई शपथ नहीं दिलाई जाती दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखिए, है ना। ना ही पीएम बनने की कोई योग्यता के बारे में ही कहीं हमारे संविधान में लिखा हुआ है ना। ना ही उनकी योग्यता लिखी हुई है कि उनके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए प्रधानमंत्री की, ना ही ये लिखा गया है कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने की। तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखिए, आपके पास क्वेश्चन अगर आ जाए कि क्या संविधान में ऐसा उल्लिखित है, तो याद रखिए दोस्तों, संविधान में ऐसा कुछ भी उल्लिखित नहीं कि प्रधानमंत्री की योग्यता क्या है ना, कि कैसे बन सकते हो प्रधानमंत्री और उसकी मिनिमम उम्र क्या है। जैसे कि आपने देखा है ना, राष्ट्रपति जब मैंने आपको पढ़ाया और जब मैंने उपराष्ट्रपति पढ़ाया, तो दोनों की अलग से आर्टिकल थे और अलग अलग इनके आर्टिकल में इनके बाकायदा लिखे हुए कि योग्यता क्या होनी चाहिए। जैसे राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है दोस्तों, भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लोकसभा के सदस्यता लेने के क्या कहना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। वहीं उपराष्ट्रपति के पास ये भी भारत का नागरिक होना चाहिए। मिनिमम इसकी भी एज 35 थी राष्ट्रपति बनने के लिए भी, और मिनिमम उपराष्ट्रपति बनने की भी 35 उम्र होनी चाहिए। भाई राष्ट्रपति लोकसभा बनने के लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और वहीं उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। तो आपने देखा, आपने जब पढ़ा तो मैंने आपको क्यों पढ़ाया था, ये इस तरह से ही तो पढ़ते ना अपन। यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जैसे पदों के लिए बाकायदा योग्यता दी हुई है, उम्र दी हुई है, लेकिन वहीं पीएम, ये देखिए प्रधानमंत्री के लिए और ये देखिए मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति भी शपथ खाते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी शपथ खाते हैं। इनकी तो शपथ भी क्लियर लिखी हुई है कि राष्ट्रपति शपथ खाएंगे संविधान की रक्षा की, और वहीं उपराष्ट्रपति शपथ खाएंगे संविधान के प्रति निष्ठा की, है ना। याद रखिए, रक्षा की शपथ राष्ट्रपति खाते हैं, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ उपराष्ट्रपति खाते हैं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री ऐसी कोई शपथ खाते हैं दोस्तों? ना ही उनकी कोई शपथ का उल्लेख है किसी आर्टिकल में, है ना। उनकी पीएम पद की कोई शपथ नहीं लिखी हुई है, पीएम पद की कोई योग्यता नहीं लिखी हुई है, पीएम पद की मिनिमम एज क्या है कुछ नहीं लिखा गया है। तो फिर लिखा क्या गया सर, कैसे मालूम चलेगा? तो क्या कोई भी इंसान 4 साल का उठ करके बोलेगा मैं पीएम बनना चाहता हूं, तो क्या वो बन जाएगा दोस्तों? तो बस अब यहीं से आपको समझना है कि आर्टिकल में इंटरप्रिटेशन कैसे होते हैं। देखिए, ये जो आर्टिकल 75 पढ़ रहे हो ना आप, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि प्रधानमंत्री एक मंत्री है, बस, है ना। अब जैसे ही उन्हें ये बात कह दी जाए, देखिए मैंने जो बात कही उसको बहुत ध्यान सुनिएगा। पर्टिकुलर प्रधानमंत्री ये जो पद मिलता है, जो भी बंदा बहुमत दल का नेता होता है, जो भी इस पद पे बैठेगा, तो उसके लिए कोई अलग से योग्यता नहीं दी गई है, ना ही कोई उम्र दी गई है कि भैया ये होना चाहिए। बस इतना कहा गया कि प्रधानमंत्री एक मंत्री होता है। अब अगर प्रधानमंत्री एक मंत्री है तो दोस्तों आपको पता है ना कि अब मतलब फिर अगर वो प्रधानमंत्री एक मंत्री होता है तो मंत्री की तो योग्यताएं दी गई हैं वहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि इनडायरेक्टली दी गई है, यानी पीएम पोस्ट की कुछ नहीं दी गई है, लेकिन पीएम एक मंत्री होगा तो मंत्री की योग्यताएं। अब क्या हो सकती है मंत्री की योग्यताएं? मंत्री की योग्यता ये कही गई है भैया कि मंत्री जो है संसद का सदस्य होना चाहिए, है ना। कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है लेकिन उसे संसद का सदस्य होना चाहिए। अब संसद क्या होता है, कईयों को ये दिक्कत आ जाती है। देखिए, संसद जब भी कहूँ तो आपके दिमाग में 2 हाउस आ जाने चाहिए। एक हमारा लोअर हाउस जिसे हम लोकसभा कहते हैं, और एक अपर हाउस जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, है ना। यानी कि निम्न सदन, उच्च सदन। ये बात क्लियर होगी। निम्न सदन जो जनता का सदन है वो लोकसभा होता है ना। क्योंकि ये जनता का सदन है, इसीलिए जितनी भी सरकारें बनती हैं वो सारी की सारी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्लियर होगी दोस्तों? तो मैंने आपसे क्या कहा, हाँ अब याद रखिए, ये जो आप सरकार देखते हैं ना, मंत्रिपरिषद जो बनती है, प्रधानमंत्री, कोई रक्षा मंत्री है, या मान लो किसी को प्रधानमंत्री बनना है, तो क्या सर वो लोकसभा में ही जीत के आना चाहिए? बिल्कुल नहीं दोस्तों। वो चाहे तो लोकसभा का नेता हो सकता है, वो चाहे तो राज्यसभा का नेता हो सकता है, वो किसी भी सदन, इन्हें सदन कहा जाता है, सदन को इंग्लिश में हाउस कहा जाता है। 2 हाउस है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, है ना। जैसे कि मैं आपको 3 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जैसे कि आपने देखा था इंदिरा गांधी, एच.डी. देवेगौड़ा और मनमोहन सिंह, है ना। आपको क्या लगता है ये लोग कहाँ थे, किस सदन में थे ये लोग? आपको याद होना चाहिए, हमारे तीनों प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, एच.डी. देवेगौड़ा और अपने मनमोहन सिंह, जो कि 10 साल तक रहे हैं, है ना, 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे हैं। तो ये जो तीनों हैं आप देख रहे हो, ये तीनों के तीनों राज्यसभा से थे। और आप मनमोहन सिंह जी के बारे में तो जानते ही हैं, इनको तो भैया बनाया गया था। इनकी जो सीट है वो कहाँ से आती है? असम से आती है, ठीक है। ये असम से चुन करके राज्यसभा में मंत्री बनाए गए थे। हालांकि इन्हें पहले मंत्री बना दिया गया था और उनके बाद इनको 6 माह में सदस्यता लेनी थी।
तो सदस्यता सबसे आसान कहाँ होती है भैया लेना? राज्यसभा में, है ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसको क्लियर होगी दोस्तों। मैंने आपसे क्या कहा कि जितने भी प्रधानमंत्री, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ज़रूरी नहीं कि लोकसभा का ही नेता हो, है ना, वो राज्यसभा का भी नेता हो सकता है। जैसे इंदिरा गांधी, एच डी देवेगौड़ा और मनमोहन सिंह, ये तीनों के तीनों राज्यसभा के नेता थे, है ना, इस सदन में बैठते थे, लेकिन इन्हें बनाया गया प्रधानमंत्री, है ना। तो अब आप सोचेंगे तो फिर क्या सर, फिर कैसे काम चलेगा इनका? क्या ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है? ध्यान सुनिए, जब इन दोनों सदन में से कोई भी व्यक्ति अगर मंत्री बनाया गया है, तो वो चाहे इस लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, उत्तरदायी तो वो लोकसभा के लिए ही होगा। अब आप बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि सर लोकसभा जो है ये हाउस ऑफ पीपल है। हाउस ऑफ पीपल मतलब लोगों की जनता है, तो लोगों के प्रति उत्तरदायी होंगे ना। सरकार लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है, इसीलिए चाहे यहाँ से चुन लो राज्यसभा से, चाहे लोकसभा चुन लो, उत्तरदायी तो सरकार को लोकसभा के प्रति ही होना होगा। ये बात क्लियर हुई दोस्तों, है ना। मेरे ख्याल से आप समझ पाए। तो मैंने 3 नाम भी आपके सामने दिए। इंदिरा गांधी भी राज्यसभा की मेंबर थी, एच डी देवेगौड़ा भी यहीं के थे, और अपने मनमोहन सिंह भी यहीं के थे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्यों मैंने ये बताया आपको, देखिए कई सारी एनसीईआरटी किताबों में लिखा हुआ है कि जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का नेता होता है। अच्छा, जब मैं नेता बोलूँ ना तो ये मत सोचने लगना कि वो अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष यानी कि स्पीकर, वो अलग कहानी है। ये बात समझ में आ रही है आपको, है ना। वो स्पीकर होता है ना। और यहाँ पर राज्यसभा में जो होते हैं सभा अध्यक्ष, वो उपराष्ट्रपति होते हैं, है ना। जो सीट में बैठते हैं सामने की तरफ, बिल्कुल मुखिया जो होते हैं इनके, वो उपराष्ट्रपति होते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप ही राज्यसभा का सभापति बन जाएगा, ठीक है। ये तो आपने वहाँ पर देखा हुआ है, ये मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इनके अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। जितने भी मंत्री हैं ना वो सारे नेता होते हैं दोस्तों, सारे के सारे ही नेता होते हैं। जितने भी लोकसभा में बैठे हैं वो भी नेता, जितने भी यहाँ बैठे हैं वो भी नेता हैं। तो इसीलिए कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्योंकि पीएम भी तो एक नेता है, तो क्या पीएम सिर्फ लोकसभा का नेता होता है? तब आपको क्लियर हो गया कि ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वो संसद में किसी भी सदन का नेता हो सकता है, हाँ, लेकिन वो उत्तरदायी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए होता है। तो मैं चाहता हूँ आप बिल्कुल क्लियर रहे। आपसे पूछा जाए कि पीएम क्या सिर्फ लोकसभा का नेता हो सकता है, आपके पास ऐसा प्रश्न आएंगे, जैसे यूपीएससी या पीएससी में इस लेवल के प्रश्न आते हैं, क्या प्रधानमंत्री सिर्फ लोकसभा का नेता होता है? क्या प्रधानमंत्री, ए ऑप्शन हो गया ये, क्या प्रधानमंत्री सिर्फ राज्यसभा का नेता होता है? सी, क्या प्रधानमंत्री लोकसभा राज्यसभा दोनों का नेता होता है? या फिर डी, इनमें से वो किसी का नहीं होता है? तो अब आपको पता है ना, इसका ऑप्शन क्या है, सी इसका सही आंसर है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का भी नेता हो सकता है, राज्यसभा का भी नेता हो सकता है। क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो चाहे किसी भी सदन का सदस्य क्यों ना हो, चाहे वो राज्यसभा का नेता हो चाहे लोकसभा का नेता हो, लेकिन उत्तरदायी तो अगर वो सरकार में है तो उत्तरदायी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए होगा। फिर पूछा जाए कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी क्यों होगा, तो लोकसभा के प्रति इसलिए उत्तर होगा क्योंकि भैया ये हाउस ऑफ पीपल है, यानी लोगों की जनता है यहाँ पर, है ना, लोगों की जनता के लिए, तो लोगों के प्रति उत्तरदायी होना है, इसलिए लोकसभा में उन्हें ये करना पड़ता है। ये बात क्लियर हुई दोस्तों, ठीक है। तो आपने देख लिया ना ये सारी बातें। अच्छा, एक चीज़ और लिखी है, वही बताऊँ। आपने देखा कि शपथ के बारे में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो पीएम एक, अच्छा इनकी उम्र के बारे में बताता हूँ आपको थोड़ा सा, कि पीएम बनने की मिनिमम एज भी सर कहीं कुछ लिखी नहीं है, क्योंकि अब आपने तो सिर्फ इतना बता दिया कि पीएम एक मंत्री है, और मंत्री की योग्यता तो आपने देख ली, है ना। तो इसीलिए कभी कभी आप पढ़ोगे कि कोई भी व्यक्ति पीएम बन सकता है, हाँ, लेकिन उसे संसद का सदस्य होना होगा, और संसद की सदस्यता उसे 6 माह में हासिल करनी पड़ेगी, है ना। और ऐसे ही बनाए गए थे हमारे मनमोहन सिंह जी भी, आपको मालूम है ना, पहले उन्हें बना दिया गया, फिर 6 माह के अंदर अंदर उनको जो है मंत्री बनाना था, तो फिर असम से उनको जो है राज्यसभा में एंटर करवाया गया था, तो बन गए मंत्री, बस खत्म, प्रधानमंत्री नियुक्त रह गए। क्लियर दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को आप बना करके रख सकते हो मंत्री। ये देखो, इसका मतलब समझ रहे हो, कोई भी आम व्यक्ति मंत्री बन सकता है 6 माह तक, सिर्फ 6 माह तक। कभी आपसे पूछा जाए तो याद रखिए, कोई भी आम व्यक्ति, है ना, अगर पीएम चाहे तो किसी भी व्यक्ति को उठा करके बोल दे कि भैया मैं इसे रक्षा मंत्रालय दे रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर वो काबिलियत है, वो मंत्री नहीं है, उसे चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन वो फिर भी उसे बना सकते हैं, और ये वो 6 माह तक रखे रह सकते हैं इसको, क्योंकि 6 माह में से सदस्यता तो लेनी ही पड़ेगी, चाहे वो लोकसभा की सदस्यता ले चाहे वो राज्यसभा की सदस्यता ले, है ना। मैं आपको बस इतना समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति, जिसको प्रधानमंत्री चाहे, ये प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है, जिसको भी चाहेंगे वो उठा करके कोई भी मंत्रालय दे सकते हैं। बस दिक्कत ये है कि उसे 6 माह तक वो बनाए रख सकते हैं, क्योंकि 6 माह में उसे सदस्यता तो लेनी ही पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, अब जब मैं सदस्यता की बात करता हूँ, संसद की बात करता हूँ, संसद में आपने देखा 2 हाउस है अपने, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो भैया मान लेते कोई पीएम बन गया, मतलब मान लेते किसी पीएम ने किसी को गृह मंत्रालय दे दिया, है ना, मान लीजिए, तो अब 6 माह है उसके पास इस मंत्रालय में टिके रहने के लिए, क्योंकि 6 माह में सदस्यता लेनी पड़ेगी, चाहे लोकसभा के लिए चाहे राज्यसभा के लिए। अब कंडीशन देखो, अगर उसे लोकसभा की सदस्यता लेनी है तो उसकी मिनिमम एज होनी चाहिए 25, कम से कम 25 का हो, फिर 25 से ऊपर कितना भी हो सकता है।
और अगर उसे राज्यसभा में लाना है तब उसकी मिनिमम एज कम से कम 30 होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? या अब 30 से ऊपर वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 उम्र चाहिए होती है, लेकिन लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम 25 होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम 30 होनी चाहिए। तो अब देखिए, क्योंकि ये कहा गया है कि पीएम एक मंत्री होता है, आप समझ रहे हैं मैं क्या समझना चाह रहा हूँ? क्योंकि पीएम कहा गया कि एक मंत्री है भैया, मंत्री तो लोकसभा में भी होता है, राज्यसभा में हो सकता है, तो आप ये कह सकते हो इनडायरेक्टली कि पीएम की मिनिमम बनने की उम्र जो है वो 25 है। समझ रहे हो? ये इनडायरेक्टली कहा जा सकता है दोस्तों। लेकिन कभी आपसे पूछा जाए कि आप प्रधानमंत्री बनने की मिनिमम उम्र 25 है, तो याद रखिए आपको बिल्कुल ये चीज़ टिक नहीं करनी जब तक आपको क्लैरिफाई ना किया जाए, है ना। क्लैरिटी देनी पड़ेगी उन्हें कि भैया मंत्री बनने के लिए क्या 25 की उम्र मिनिमम है, तो आप बिल्कुल आंख मूंद करके हाँ लगा दो, ठीक है। सिर्फ ये लोकसभा में ना लिखा जाए, सिर्फ ये पूछ लिया जाए कि मंत्री बनने की जो है उम्र 25 है, तो भी आप लगा सकते हो। लोकसभा लिख दिया तब भी तो आप 25 लगा सकते हो। राज्यसभा की लिखा जाए तो मिनिमम 30 हो सकती है। मेरी बात समझ में आई दोस्तों? क्योंकि भैया लोकसभा में मिनिमम 25 है और मंत्री यहीं से बनना स्टार्ट हो सकते हैं, तो आप ये कह सकते हैं डायरेक्टली पीएम बनने की मिनिमम एज 25 है। ये कह सकते हैं, लिखा नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए अलग से लिखा नहीं है। ये किसके लिए लिखा हुआ है? मंत्री के लिए लिखा हुआ है। और हमें ये कहा गया है आर्टिकल 75 में कि पीएम भी एक मंत्री होते हैं। होप सो गाइस आपको क्लियर हुआ होगा ये बात, है ना। चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने आर्टिकल 74 में ये देखा था कि राष्ट्रपति होते हैं, मंत्रिपरिषद उनकी सलाह करती है। मैं अभी बताऊंगा ना आपको मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या होता है, और मंत्रिमंडल किस आर्टिकल में दिया हुआ। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में बहुत दिक्कत आती है ना। अभी क्लियर कर दूंगा मैं इसको। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ। जैसे कि देखिए आर्टिकल 74 आप समझ गए, राष्ट्रपति के लिए सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी, उसका हेड प्रधानमंत्री होगा और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति काम करेंगे। ये मूल संविधान में इतने 3 पॉइंट लिखे हुए थे आर्टिकल 74 में। ये ओरिजिनल देखो मैंने लिखा भी है, लेकिन चेंजेस होते हैं, है ना। इंदिरा गांधी जी भैया सबसे पहले चेंज करती हैं। ये देखिए फर्स्ट चेंज आता है आर्टिकल 74 में, 42वां संविधान संशोधन 1976। उस समय पीएम थी इंदिरा गांधी। क्या चेंज किया उन्होंने चेंज ये कर दिया कि मंत्री परिषद, मालूम है ना, सलाह की बात की, राष्ट्रपति सलाह पर काम करेंगे। इंदिरा गांधी ने कर दिया कि मंत्री परिषद की सलाह को मानना अनिवार्य है ना। सलाह मानना उसके लिए बिल्कुल अनिवार्य है, उसे मानना ही पड़ेगा। ये बात उन्होंने साफ साफ कह दी इसमें। भैया ये तो बहुत दिक्कत वाली बात होगी। और मालूम है ना 1976 ही वो टाइम है जब इंदिरा गांधी जी ने जो है क्या कहना चाहिए आपातकाल लगा दिया था। राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल में दिया है दोस्तों? राष्ट्रीय आपातकाल कौन घोषित करता है? प्रधानमंत्री नहीं घोषित करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं, है ना, उनकी सलाह पर कर सकते हैं। तो हुआ भी यही था। इंदिरा गांधी जी ने 1976 में, आपको मालूम होना चाहिए मैंने 352 आर्टिकल जब कवर किया है, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के राष्ट्रपति के पास 3 तरीके होते हैं, है ना। और राष्ट्रपति सलाह किसकी सलाह पर काम करते हैं? प्रधानमंत्री। तो इनडायरेक्टली समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री को अगर चाहिए कि मैं राष्ट्रीय आपातकाल लगा दूं पूरे भारत में, तो उसके पास 3 तरीके हैं जो मैंने वहाँ पर राष्ट्रपति में ऑलरेडी क्लियर किए हुए हैं, है ना, अलग से बताया हुआ है। कौन से 3 तरीके दोस्तों? पहला, हम पर कोई आक्रमण कर दे भारत पर, या दूसरा भारत किसी युद्ध में शामिल हो जाए खुद जा करके। तीसरा, आंतरिक विद्रोह। दोस्तों ये आंतरिक विद्रोह जो है ना, तीसरा पॉइंट आपातकाल लगाने का, ये मूल संविधान में था। फिर इसे बाद में बदल दिया गया जब मोरारजी देसाई की सरकार आई, है ना, 44वां संविधान संशोधन वो लेकर के आए और उन्होंने आंतरिक विद्रोह की जगह लिख दिया, क्या लिख दिया वहाँ पर उन्होंने लिख दिया सशस्त्र विद्रोह। अब आप सोचेंगे सर आंतरिक विद्रोह में और सशस्त्र विद्रोह में अंतर क्या है? कि मोरारजी देसाई जो आए 1977 में आए, मोरारजी देसाई, है ना, उनकी सरकार आई और उन्होंने आंतरिक विद्रोह को हटा करके वहाँ पे सशस्त्र विद्रोह लिख दिया। मतलब अब आपातकाल लगाने के 3 तरीके हैं आज की डेट में। कौन कौन से? एक तो भैया भारत पर कोई आक्रमण कर दे, दूसरा भाई भारत किसी युद्ध में खुद शामिल हो जाए, तीसरा सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक विद्रोह हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने 1976 में, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने ये ऑलरेडी बताया हुआ है, हालांकि 1976 में उस समय के राष्ट्रपति को सिर्फ फ़ोन किया, कॉल करके ये बोल दिया कि भैया आप आपातकाल लगा दो, है ना। कोई लिखित में नहीं दिया, कोई लिखित में नहीं दिया। और जैसे इन्होंने कॉल किया तो राष्ट्रपति ने इसको मान ली भैया कि ये प्रधानमंत्री की सलाह है, और राष्ट्रपति ने तुरंत 1976 में जो है आंतरिक विद्रोह के नाम पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए दिक्कत क्या थी कि आंतरिक विद्रोह ऐसा शब्द जिसका आप ये मतलब निकाल सकते। देखिए आंतरिक विद्रोह में ये तो नहीं लिखा है ना कि कोई भी जो गुट है जो विद्रोह कर रहा है सरकार का, वो बंदूक के साथ है, हथियार के साथ है, लाठी डंडे के साथ है या बिना डंडे के साथ है, बस इतना लिखा आंतरिक विद्रोह। तब आपने समझ गए होंगे कि जो बेचारे डंडे के बिना थे और विरोध कर रहे थे सरकार का, तो उनको आंतरिक विद्रोह
मान करके राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया, और राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो बस ये सब के सब जेल में चले जाएंगे। बात समझ में आई दोस्तों? इसीलिए मोरारजी देसाई जब आए, उन्होंने समझ लिया कि भैया ये ठीक नहीं है, इसको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि आंतरिक विद्रोह के तो कई मायने निकल सकते हैं। ऐसे तो हम कोई भी बेचारा जो हमारा विरोध करेगा उसको तो हम राष्ट्रीय आपातकाल लगा देंगे और अंदर कर देंगे जेल में काफ़ी लंबे समय तक के लिए। और आपको मालूम है कि राष्ट्रीय आपातकाल बढ़ाया जा सकता है ना, है ना। वो फिर संसद से उसे बार बार पास कराना पड़ता है, हर 6-6 महीने में आप पास कराते जाओ, वो बढ़ता चले जाएगा, और फिर ये जो बेचारे अंदर थे ये अंदर ही रह जाएंगे। तो उन्होंने भैया इसको क्लियर किया। उन्होंने क्या किया, 44वां संविधान संशोधन लेकर के आए, और उन्होंने क्लियर किया कि आंतरिक विद्रोह ना होकर के ये होना चाहिए सशस्त्र विद्रोह। यानी हाँ, अब अगर कोई ऐसा गुट है जो हथियार ले करके विद्रोह करता है, तब इस स्थिति में आप राष्ट्रीय आपातकाल की सलाह दे सकते हैं राष्ट्रपति को, एक प्रधानमंत्री दे सकता है ना, और तब घोषित करोगे तब ठीक भी लगेगा। बात समझ में आई दोस्तों? ये सारी बातें थी। तो ये देखिए, तो इसीलिए ये अपनी बात मनवाने के लिए इंदिरा गांधी जी ने 1976 में ही मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को अनिवार्य कर दिया था। फिर मैंने आपसे कहा ना, ये आ गए, देखो 1977 में मोरारजी देसाई आ गए इंदिरा गांधी जी के बाद। 1978 44वां संविधान संशोधन लेकर के आए, और उन्होंने ये जो अनिवार्यता की थी ना इंदिरा गांधी जी ने, उसको समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि सलाह की अनिवार्यता नहीं होगी, है ना, बिल्कुल, बल्कि एक पॉइंट और जोड़ दिया, और ये जोड़ा कि राष्ट्रपति एक बार मंत्रिपरिषद की जो भी सलाह है, यानी मंत्रिपरिषद, यानी कि मंत्रिपरिषद का हेड कौन होगा, पीएम, यानी कि एक बार उसकी सलाह को वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, कि मतलब ये बोल सकते हैं कि जाओ एक बार सोच के आओ। तो आप देख रहे हो 44वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 74 में ये 2 पॉइंट जोड़ दिए गए। एक तो पहले तो अनिवार्यता खत्म कर दी, जो कि इंदिरा गांधी जी ने कर दी थी 42वें संविधान संशोधन 1976 में, उसको हटाया। और दूसरा काम क्या किया उन्होंने जोड़ दिया भैया कि मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार, मतलब थोड़ी सी राष्ट्रपति को पावर देते हुए दिख रहे हैं आपको। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पर आपने देखा ये 2 चीज़ें। अब एक बात आती है कि आर्टिकल 75 बहुत कुछ हालांकि कहता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करता है, लेकिन शपथ की बात नहीं करता है ना। ये सब आपने देख लिया, उनकी एज की बात नहीं है, उनकी योग्यता की बात नहीं है, कुछ भी बात नहीं है। बस ये कहा गया कि प्रधानमंत्री एक मंत्री है, हाँ, लेकिन मंत्री की योग्यता होती है। मंत्री के बारे में आपने सब कुछ सीख लिया। एक और खास बात आपको बताना चाहता हूँ, आर्टिकल 75 में आपने सुना होगा ना कि राष्ट्रपति जो है बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। दोस्तों, ये लाइन भी कहीं लिखी नहीं है, ये लाइन भी आर्टिकल 75 में नहीं लिखी कि बहुमत दल के नेता को पीएम बनाया जाएगा। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ना। यही तो वजह है कि गठबंधन की सरकार बन जाती है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति सिर्फ आह्वान करते हैं, बुलाते हैं कि भैया देखिए जिसके पास है पावर वो आकर के, जो मतलब जो आ चुके हैं, तो बताइए सरकार किसको बनानी है। तो भैया जब दिखेगा कि हाँ भाई मैक्सिमम, उनको तो सिर्फ इससे मतलब है कि 272 का आंकड़ा किसने पार कर लिया लोकसभा में। भाई 545 सीट है ना, उसमें से 272 से ज़्यादा जिसके पास होंगे वो सरकार बनने के लायक है। तो फिर ये 272 जो सांसद हैं ये चुनेंगे अपने मुखिया को पीएम कि भाई ये हमारे पीएम है, तो राष्ट्रपति नियुक्त कर देंगे 75 के तहत। बात समझ में आ गई? बस आपको ये ध्यान रखना कि बहुमत दल के नेता को पीएम बनाएंगे, ये लिखा नहीं है, ये होता है इसलिए बोल दिया जाता है। मैं आपसे बात किस पर कर रहा हूँ, इस संविधान में क्या लिखा है ना, क्योंकि बोलना और लिखना अब आजकल सब बराबर हो गया है। इसी वजह से पॉलिटी के क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा गलत होने लगे हैं, और यही आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि होता है यही कि बहुमत दल के नेता को पीएम बनाते हैं, है ना, लेकिन ये लिखा नहीं है। ये बात आप ध्यान समझ लीजिए, ठीक है। बाकी तो आप देख ही रहे हैं। चलिए दोस्तों, और ये सब तो मैंने आपको बता दिया कि पीएम की योग्यता के संविधान में क्या है। तो मैंने आपको बताया ना, क्वालिफिकेशन वगैरह सब सिर्फ मंत्री की है ना। प्रधानमंत्री की अलग से ना ही कोई पद की शपथ है ना कुछ है, वो एक मंत्री, हाँ मंत्री की शपथ भी होती है ना, और मंत्री की योग्यताएं भी होती है, क्योंकि मंत्री जो होते हैं वो लोकसभा में भी हो सकते हैं, राज्यसभा में हो सकते हैं। और मैंने आपको दोनों का बता दिया कि मिनिमम यहाँ की 25 है, यहाँ की 30 है, ठीक है। तो मंत्री पद की सबके सब शपथ लेंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि वो कोई विभाग ले लें या प्रधानमंत्री बन जाए। वो मंत्री अगर प्रधानमंत्री बनता है, गृह मंत्री बनता है, रक्षा मंत्री बनता है, तो वो अलग अलग से कोई भी शपथ नहीं खाएंगे। बस मंत्री के रूप में जो खाली, बस वही काफ़ी थी। समझ गया दोस्तों, है ना। तो ये सारी बातें वहाँ पे लिखी हैं। उम्र क्या होती है ये भी मैंने आपको बता दिया, ये सब आप देख चुके हैं। चलिए, है ना। और ये भी आपने देख लिया कि भाई प्रधानमंत्री की सिफारिश। हाँ, अब देखिए क्या होता है, आर्टिकल 75 की और आगे बात करते हैं। एक लास्ट बात इसमें ये कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर आप सभी को पता है राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। ये तो आपको मालूम है ना। राष्ट्रपति की सलाह के लिए पीएम रहेंगे, पीएम की मदद के लिए उनकी मंत्री परिषद रहेगी। ये बात क्लियर होती है दोस्तों? बहुत बढ़िया, है ना। तो ये यहीं पे लिखा हुआ है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, मैंने आपको ये बताया कि मंत्री कौन बनेगा ये डिसाइड करने का अधिकार, विशेष अधिकार किसके पास है? पीएम के पास। लेकिन कौन बनेगा ये वो है, लेकिन नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है।
एक और पॉइंट आपको जोड़ना चाहता हूँ इसी सिलसिले में, आर्टिकल 77 को भी टच कर लो। सेम ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला आपसे, कौन मंत्री बनेगा ये अधिकार किसके पास है? पीएम के पास। लेकिन उसकी नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। उसी तरीके से विभागों का बंटवारा करना कि भाई ये रक्षा विभाग इनके पास रहेगा, वित्त विभाग इनके पास रहेगा, ये सारे जो है ना मंत्रालय विभाग, ये सारे बांटने का काम किसको कौन देना है, ये अगेन प्रधानमंत्री के पास है। लेकिन विभागों के कार्य का आवंटन कि भाई उस विभाग के कुछ नियम होंगे ना, काम क्या होगा, ये करवाने और करने आवंटन करने का काम राष्ट्रपति का होता है। बहुत क्लियर रहिए दोस्तों। आपसे पूछा जाए विभाग बांटने का किस में लिखा है, तो भी 77 ही है। विभाग के कार्य का आवंटन करने का किस में लिखा है, तो भी आर्टिकल 77 है। बस फर्क ये है कि विभागों का बंटवारा करने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास है, लेकिन उसका जो कार्य है, उसका जो रूल है, उसका जो नियम है उस विभाग का, वो डिसाइड करने का अधिकार राष्ट्रपति का है ना। जैसे इंग्लिश में कहते हैं एलोकेशन ऑफ द बिजनेस रूल्स, है ना, कि भाई आपको जो अलोकेट किया गया है जो बिजनेस, उसका रूल क्या है, ये राष्ट्रपति देखेंगे। ये बात क्लियर होगी दोस्तों। तो ये हो गया ठीक। विभागों का बंटवारा 77 में। 78 क्या है दोस्तों? हालांकि मैंने राष्ट्रपति में भी कवर किया था। 78 वो आर्टिकल है जो राष्ट्रपति को थोड़ी सी पावर देता है। क्या देता है? वो ये देता है कि भैया राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री से, यानी कि अपने सलाहकार से, है ना, प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहिए, जानकारी प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। किस किस मामले में जानकारी, है ना? अगर राष्ट्रपति कह दे प्रधानमंत्री से कि भैया मुझे ये बताओ कि कैसी चल रही है देश में प्रशासन व्यवस्था, उसकी जानकारी दो, तो प्रधानमंत्री बाध्य है, उन्हें देना पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये प्रधानमंत्री का संवैधानिक अधिकार है ना, दायित्व है, सॉरी, संवैधानिक दायित्व है। यानी संविधान में ये लिखा है कि प्रधानमंत्री का ये दायित्व है कि वो राष्ट्रपति को जानकारी दे। ये बात क्लियर हो गई। तो वो मना नहीं कर सकते, उन्हें देना ही पड़ेगा। तो क्या प्रशासन की व्यवस्था है? राष्ट्रपति पूछ सकते हैं। किसके तहत पूछेंगे भैया? आर्टिकल 78 के तहत। और प्रधानमंत्री बाध्य है देने के लिए। और क्या पूछ सकते हैं भाई? विधि निर्माण की क्या स्थिति है, बताइए, क्या कौन कौन सी विधि बना रहे हैं, कौन कौन से कानून बना रहे हैं, तो उसके बारे में भी उन्हें जानकारी देनी ही पड़ेगी। ये बात क्लियर होगी दोस्तों, है ना। हाँ, और तीसरी बात ये रहती है इसमें कि मान लो राष्ट्रपति चाहते हैं कि ये जो मंत्रिपरिषद है किसी विषय पर चर्चा करे, है ना, तो इसके लिए भी वो प्रधानमंत्री को बोलेंगे और प्रधानमंत्री को वो चर्चा करानी ही पड़ेगी अपने मंत्रिपरिषद में। ये बात क्लियर हुई दोस्तों, है ना। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है आर्टिकल 352 की, जिसकी मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी। क्लियर है ना? आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया। आर्टिकल 352 क्यों लेके आया? ये तो राष्ट्रपति का है और हम तो प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों यही वो आर्टिकल है जहां पर आपको मिलेगा कैबिनेट, यानी कि मंत्रिमंडल, है ना। अब मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं दोस्तों क्या कहानी है। देखिए, पीएम की सलाह के लिए, है ना, बनाया जाता है मंत्रिपरिषद। ठीक है। अब ये मंत्रिपरिषद आखिर होता क्या है? देखिए, मंत्रिपरिषद में कुछ मंत्री होते हैं। एक मंत्री होता है कैबिनेट मंत्री, है ना। एक मंत्री होता है जिसे कहते हैं राज्य मंत्री, ठीक, एक राज्य मंत्री होता है दोस्तों। और एक होता है उप मंत्री, ठीक। ये जो दिख रहे हैं ना आपको, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, इन्हें कहा जाता है मंत्रिपरिषद। ये देखो आप जरा, पूरी मंत्रिपरिषद, है ना। तो ये जो आपको मैंने पहला टाइप बताया ना मंत्रिपरिषद में कैबिनेट, यही है कैबिनेट, यानी इसे ही कहते हैं मंत्रिमंडल। यानी आप ये कह सकते हो कि मंत्रिपरिषद का एक छोटा सा हिस्सा होता है मंत्रिमंडल। ठीक है दोस्तों। अब ये मंत्रिमंडल क्या होता है? ये कैबिनेट स्तर के मंत्री कौन होते हैं, ये राज्य स्तर के मंत्री कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री कौन? जो आपने बड़े बड़े विभाग सुने हैं ना, जैसे कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, है ना, और रेल मंत्रालय, ये जितने भी ऐसे बड़े बड़े मंत्रालय हैं, है ना, ये सारे के सारे जिन मंत्रियों को दिए जाते हैं वो होते हैं कैबिनेट मंत्री। और ये सबसे छोटा होता है, याद रखिए। इसमें सिर्फ 10 से 15 मंत्री होते हैं, क्योंकि 10 से 15 ही बड़े बड़े मुख्यालय होते हैं। अब राज्य मंत्री क्या होते हैं दोस्तों? आपने सुना होगा राज्य मंत्री दो होते हैं। एक होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और एक होते हैं राज्य मंत्री जो कि सहायता करते हैं इन कैबिनेट मंत्रियों की। मतलब ये इनके कैबिनेट में इनकी सलाह करते हैं, तो मतलब इनकी सहायता करते हैं, है ना। जैसे कि अमित शाह जी गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, तो आप देखोगे कि एक राज्य मंत्री होगा गृह विभाग का। क्लियर हो रही बात, है ना। ऐसा देखना, आप सर्च मारना, गृह मंत्रालय का एक राज्य मंत्री होगा जो अमित शाह जी की मदद करेगा। ऐसे ही राजनाथ सिंह जी, आपको मालूम है रक्षा मंत्रालय उनके अंडर में है, तो अब उनके लिए भी मदद करने के लिए एक राज्य मंत्री होगा। समझ पा रहे हैं आप? तो राज्य मंत्री दो हिस्सों में टूट जाते हैं। एक वो जो इस कैबिनेट मंत्री के मंत्रालय के सहायता करते हैं, और एक होते हैं जो स्वतंत्र विभाग संभालते हैं, है ना। इनके पास स्वतंत्र विभाग होता है, तो इनके आगे लिखा ही मिलता है स्वतंत्र आपको, ठीक है। और एक होते हैं भैया उप मंत्री। ये बात समझ में आई दोस्तों? तो आपको क्या समझ में आया कि मंत्री परिषद की एक छोटी सी यूनिट होती है
कैबिनेट। ठीक है, तो यही मैं पूछ रहा था आपसे, मंत्रिपरिषद का उल्लेख तो आपको आर्टिकल 74 में मिल गया, ये कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल का उल्लेख ही तो मिलता है आर्टिकल 352 में, जिसमें कि जब हमारे मोरारजी देसाई आए थे तो मालूम है ना उन्होंने क्या कहा था। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक कहानी सुनाई थी कि इंदिरा गांधी जी ने फ़ोन पे कह दिया था, कोई लिखित में नहीं था, और राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था। जब मोरारजी देसाई की सरकार आई उन्होंने कहा कि यार ये तो बहुत गलत बात है, ये सिर्फ फ़ोन पर बोल देने से राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, ये बहुत बुरी बात थी। तो उन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया, वही जो आपने देखा था, उसके तहत उन्होंने आर्टिकल 352 में ये जोड़ा कि जब तक मंत्रिमंडल, ध्यान से देखिए मंत्री परिषद नहीं बोला है, मंत्रिमंडल का यहाँ पे व्याख्या की गई है, जब तक मंत्रिमंडल ये लिखित में ना दे दे कि आपातकाल लगना है तब तक राष्ट्रपति आपातकाल नहीं लगा सकते हैं। ये पॉइंट जोड़ा गया मोरारजी देसाई के द्वारा, है ना, 44वें संविधान संशोधन। दोस्तों ये देख लो यहाँ पे लिखित सलाह, है ना, मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद नहीं, मंत्रिमंडल मतलब समझ रहे हो ना, वो 10 से 15 मंत्री जो मंत्री परिषद में आते हैं छोटे से, है ना, ये बात कही गई है यहाँ पर। तो बस इतना ही आपको समझाना था कि मंत्रिमंडल क्या होती है। होप सो आप समझ पाए होंगे दोस्तों, है ना। फिर भी कोई दिक्कत रह जाए तो आप डाउट जो है वहाँ पर लिख सकते हो, है ना, कि क्या अंतर होता है सर, और दिक्कत आए तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है दोस्तों, और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया कि पीएम लोकसभा का नेता होता है या नहीं होता है। ये क्वेश्चन बहुत, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है तो आप समझ चुके हैं कि पीएम जरूरी नहीं कि लोकसभा का नेता हो या राज्यसभा का, वो राज्यसभा का भी हो सकता है, लोकसभा का भी हो सकता है ना। और पीएम की अलग से कोई शपथ नहीं होती, अलग से कोई उसकी योग्यता नहीं होती है। पीएम की योग्यता सिर्फ मंत्री के हिसाब से है, मंत्री के हिसाब से उसकी शपथ है ना, मंत्री के हिसाब से उसकी उम्र है, वो किसी भी उसका हो सकता है, लोकसभा का भी हो सकता है और राज्यसभा का भी हो सकता है। ये बात क्लियर है दोस्तों, है ना। तो बस यही लिखा है, और ये मैंने नाम आपको बता दिया, इंदिरा गांधी, ये सब आप तो देख चुके हैं। बस आर्टिकल 263 और देख लीजिए, इसमें यही लिखा हुआ है कि भैया ये जो कुछ बड़े बड़े वो हैं, जैसे कि अंतर्राज्य परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, आपने सुना होगा, है ना। ये इंटर स्टेट काउंसिल जो है इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं, और नीति आयोग के भी पदेन अध्यक्ष पीएम होते हैं। अब जिसने उपराष्ट्रपति पढ़ा उसे ये पदेन अध्यक्ष समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब ये होगा क्योंकि वो पीएम है इसीलिए वो नीति आयोग के अध्यक्ष है ना। मतलब ये हुआ कि जो बंदा पीएम बनेगा वो नीति आयोग का अपने आप ही अध्यक्ष बन जाएगा, जो बंदा पीएम बनेगा वो अंतर्राज्य परिषद का यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल का अपने आप ही अध्यक्ष बन जाएगा। ये कहता है आर्टिकल 263। क्लियर हुआ दोस्तों, है ना। तो आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका यूं ही प्यार, यूं ही सपोर्ट मिलता रहे दोस्तों, है ना। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करेंगे, इसके बाद भी बहुत सारे सब्जेक्ट पे बात करेंगे और आपकी तैयारी पूरी करेंगे दोस्तों। और आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।